नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सारस्वत सैंधव सभ्यता, पिछले वीडियो में हमने इस श्रृंखला के 11वें भाग में हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन के अंतर्गत कृषि तथा उद्योग धंधों का अध्ययन किया। आज इस श्रृंखला के 12वें भाग में हम बात करने वाले हैं हड़प्पा कालीन व्यापार तथा वाणिज्य के संदर्भ में। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए करें आज के इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हड़प्पा कालीन व्यापार तथा वाणिज्य। भारत में जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम नगरीकरण का काल हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है और नगरीकरण की जितनी भी 10 विशेषताएं गार्डन चाइल्ड ने बतलाई हैं, उन विशेषताओं में एक विशेषता अधिशेष उत्पादन तथा व्यापार वाणिज्य भी आता है। अगर कोई सभ्यता या संस्कृति नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है तो उनमें इन विशेषताओं का रहना अनिवार्य है। और याद रखेंगे किसने बताया है ये 10 विशेषताएं? गार्डन चाइल्ड महोदय ने बताया है। हड़प्पा कालीन नगरों की समृद्धि का मुख्य जो स्रोत था वो व्यापार वाणिज्य ही था, अर्थात कृषि उद्योग धंधों के साथ साथ ये व्यापार और वाणिज्य के कारण ही हड़प्पा कालीन जो नगर थे इतने समृद्ध हो पाए थे, बन पाए थे। हड़प्पा कालीन जो व्यापार होता था वो अंतर्देशीय भी था और विदेशी व्यापार भी था, अर्थात हमारा संबंध, व्यापारिक संबंध अन्य देशों के साथ भी रहा हड़प्पा काल में। हड़प्पा कालीन व्यापारिक नगरों के रूप में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा प्रसिद्ध थे। जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों राजधानियों के रूप में घोषित किए गए। हड़प्पा कालीन व्यापार का जो मुख्य स्रोत था जलीय मार्गों द्वारा होता था। जलीय या समुद्री मार्ग सहायक थे विदेशी व्यापार में मेनली। तो जैसा कि आपको हमने एक वीडियो में बंदरगाहों के संदर्भ में भी बतलाया था, तो ये जो बंदरगाह थे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे विदेशी व्यापार में, और इन बंदरगाहों से ही समुद्री मार्ग के सहारे अन्य देशों में व्यापार होता था और व्यापारी लेन देन करते थे। हड़प्पा काल में प्रचलित आंतरिक व्यापारिक मार्गों का अध्ययन किया नयनजोत लाहिरी ने। नयनजोत लाहिरी ने अभी तक में ये माना जाता था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आंतरिक जो मार्ग हैं, व्यापारिक मार्ग हैं, स्थल मार्ग हैं, उनका पूरी तरीके से कोई जानकारी स्पष्ट नहीं मिल पाई थी। लेकिन लाहिरी ने व्यापारिक मार्गों का बाकायदा अध्ययन किया, भौगोलिक पृष्ठभूमि और जो रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर इन्होंने कुल 7 मार्गों को खोज निकाला। यानी हड़प्पा काल में कुल 7 मार्ग प्रचलित थे, ऐसा उन्होंने अपने अध्ययन में बतलाया है। तो ये अभी आपको हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस बस कर दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना ज़्यादा ग्रोथ कर पाया तो उसके पीछे का रीज़न क्या रहा। तो वो व्यापार वाणिज्य था, और व्यापार वाणिज्य चाहे वो आपके अंतर्देशीय हो और चाहे वो विदेशी हो, वो होता था। तो इसमें मेन जो रोल था पूरे व्यापार में, यानी पूरा व्यापार किस पर डिपेंड करता था, वो मार्ग, स्थलीय मार्ग और आपका जो जलीय मार्ग था। तो उनको एक बार देखते चलें। स्थलीय जो परिवहन था, स्थलीय परिवहन में सहायक मेन तो सड़कें होती हैं। एकमात्र सैंधव नगर जहां पक्की सड़कों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा है। यानी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कालीबंगा से ही ऐसा प्रमाण पक्की सड़कों का मिला हुआ है। हड़प्पा कालीन सबसे चौड़ी सड़क जो है मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, ये भी हमने आपको बतलाया ही था। हड़प्पा कालीन जो राजपथ के रूप में पहचानी गई सड़क है, यानी वही जो चौड़ी सड़क है उसे राजपथ का नाम दिया, ऑक्सफोर्ड सड़क का नाम दिया गया विद्वानों द्वारा, मोहनजोदड़ो से ही उपलब्ध हुई है। हड़प्पा काल में परिवहन का मुख्य स्थलीय साधन संभवतः बैलगाड़ी थी। हालांकि बैलगाड़ी का कोई प्रमाण स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है, किंतु सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान प्राप्त हुए हैं हड़प्पा तथा बनवाली जैसे पुरा स्थलों से। तो अनुमान लगाया जाता है कि इन सड़कों पर बैलगाड़ियां चलती रही होंगी। इसी प्रकार से 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य के साथ साथ मिट्टी निर्मित बैलगाड़ी का मॉडल चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ है।
कांस्य निर्मित बैलगाड़ी की प्रतिकृतियां या मॉडल हड़प्पा और चौंदड़ों से उपलब्ध हुई हैं। तो ये बैलगाड़ियों के जो साक्ष्य हैं वो चाहे खिलौनों के रूप में हो, मूर्तियों के रूप में हो, चाहे पहियों के निशान के रूप में हो, इनसे स्पष्टता अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बैलगाड़ी स्थलीय साधन का मुख्य स्रोत थी। मृदभांड के टुकड़ों पर भी देखिए 2 पहियों पर खड़े एक व्यक्ति का अंकन मिला है, बड़ा यूनिक है, लोथल से मिला हुआ है। एक मृदभांड के टुकड़े पर एक व्यक्ति को 2 पहियों की किसी गाड़ी पर खड़े हो अंकित दिखलाया गया है। तो ये भी एक तरीके से उसी प्रमाण को पुष्ट करता है जो अभी हमने बात कही। आगे बढ़े जलीय परिवहन की ओर, तो मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिस पर मस्तूल युक्त नाव या सुमेरियन नाव, जो बड़ी वाली नाव होती है, उसका चित्रांकन मिला हुआ है। इसी प्रकार से पक्षियों तथा जलीय जीवों के साथ घर युक्त नाव का अंकन भी यहीं से मिला हुआ है, यानी मोहनजोदड़ो से। और घर युक्त नाव का मतलब कि नाव को ही चारों तरफ से घेर करके जो है घर का आकार दे दिया गया है नाव पर। इस तरीके का आप देखें तो हाउस बोट जिनको बोलते हैं, वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कश्मीर वगैरह में इस तरीके से मिलते हैं। ऐसे ही नाव का अंकन मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर मिला हुआ है जिसमें पशु पक्षियों का भी अंकन है। वह हड़प्पीय पुरास्थल जहां से नाव के 5 मॉडल प्राप्त हुए हैं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोथल नावों के 5 प्रतिकृतियां या मॉडल मिले हुए हैं। इनसे भी अनुमान लगाया जाता है कि नाव और जहाज जैसी चीजें उस काल में थीं। हड़प्पा काल में दिशा सूचक यंत्र, अब व्यापार होगा, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो कुछ ऐसा उपकरण हो जिनसे वो दिशाओं को निर्धारित कर पाए। तो दिशा सूचक यंत्र जैसे एक उपकरण की प्राप्ति हमें लोथल से हुई है, ये भी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो हालांकि इस विषय में तो एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। प्रमुख बंदरगाहों में उस समय का लोथल जो सबसे प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है। धौलावीरा, बालाकोट, सुतका, गेंडोर, अल्लादीनो ऐसे तमाम बंदरगाह हैं। इनमें प्रस्तर निर्मित लंगर प्राप्त हुए हैं। और लंगर जानते हैं, पत्थर के जो लंगर हैं वो एक एंकर, अंग्रेजी में तो एंकर होता है, वो जहाजों को समुद्र तट पर रोकने का कार्य करते हैं, बांधने का कार्य करते हैं। तो वो लोथल, कुंतासी और बेट द्वारका जैसे पुरास्थलों से उपलब्ध हो पाए हैं। तो ये भी एकदम स्पष्टता प्रमाण है कि जहाज इन तटों पर आया करते थे और ठहराव के लिए, जैसा कि गोदीबाड़ा का साक्ष्य लोथल से आप जानते ही हैं, मिला ही है। हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो धौलावीरा है। हड़प्पा के व्यापार का चौराहा सुतका गेंडोर को माना जाता है, जो पश्चिमी एशिया के व्यापार में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। फारस की खाड़ी हो, चाहे अन्य जो मकरान तटीय देशों में व्यापार करना हो, तो सुतका गेंडोर इम्पोर्टेंट था। अफगानिस्तान में व्यापारिक चौकी का कार्य करने वाला हड़प्पीय पूरा स्थल शुर्तगई है। शुर्तगई जो हमने बताया भी था आपको, हड़प्पा कालीन बस्ती का साक्ष्य यहाँ से उपलब्ध हो पाया है। और फ्रैंकफर्ट और द्रुपी जैसे पुराविदों ने यहाँ उत्खनन का कार्य करवाया भी था। तो ये जलीय परिवहन के संदर्भ में तथ्य थे आपके सामने, इनको एक एक करके याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन वैदेशिक व्यापार, यही आपका महत्वपूर्ण है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था अपने देश में तो था ही, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मिस्र आदि देशों में भी हड़प्पा का व्यापार प्रमाणित होता है। और कैसे होता है एक एक करके जानेंगे, समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध अभिलेखों तथा मोहरों से प्रमाणित होता है। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में उल्लेखित दिलमुन, मगन और मेलुहा की क्रमशः पहचान की जाती है। वहां के अभिलेखों में आप जानते हैं कि लाक्षर लिपि से सुमेरिया सभ्यता में प्रचलित थी, तो वहां जो मृत पट्टिकाओं पर अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों में आयात किए जाने वाली वस्तुओं की सूची है। साथ ही साथ ये भी है कि ये वस्तुएं कहां से आ रही हैं। तो कुछ क्षेत्रों के उल्लेख मिलते हैं जिसमें दिलमुन, जिसकी पहचान विद्वानों ने बहरीन से की है। इसी प्रकार आज का मकरान तटीय क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से ओमान था, उसको उस काल में मगन नाम दिया गया था, जबकि सैंधव प्रदेश को
मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा के नाम से जानते थे, या मेलुहा शब्द का प्रयोग किया है सैंधव प्रदेश के लिए। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में आया हुआ है। मेलुहा की पहचान करिए तो सैंधव प्रदेश है। आगे बात करें तो हड़प्पा और मेसोपोटामिया के मध्य जो व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका थी बहरीन की थी। देखिए, व्यापारिक संबंध तो था, लेकिन कोई ऐसे एक दो विद्वान आपको मिलेंगे जो ये मानते हैं कि डायरेक्टली व्यापार नहीं होता था, बल्कि ये बहरीन जो था वो मीडिएटर का रोल प्ले करता था। यानी दोनों व्यापारियों को बहरीन आना पड़ता था और फिर बहरीन इधर से उधर माल की सप्लाई वगैरह करता रहा होगा, जिसमें जे के न्यूर एक विद्वान महत्वपूर्ण है जो इस तरह का मत देते भी हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में उल्लेखित हाजा पक्षी का उल्लेख हुआ है और इसकी पहचान की जाती है मोर से। और ये मोर जानते ही हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, बताना क्या है। तो यहाँ से वो निर्यात होता था, यानी मेसोपोटामिया के लोग हाजा पक्षी को आयातित करते थे। कहाँ से? तो मेलुहा से। ठीक है, तो हाजा पक्षी का पहचान किससे होता है? तो मोर से। इसी प्रकार जो अभी नवीन शोध हमने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, जो नवीन शोध हुए हैं उससे ये प्रमाणित होता है कि जो रिवर भैंस है वो निर्यात किया गया। कहाँ? मेसोपोटामिया, ईरान, इराक में। क्योंकि मेसोपोटामिया में भैंस का उल्लेख नहीं मिलता, दो उल्लेख मिला है और दोनों के बीच में करीब 2000 साल का गैप। और इसी आधार पर विद्वानों ने प्रमाणित किया है कि वहाँ पे जो भैंसें हैं यहाँ से निर्यात की गई होंगी और भैंसों से पहले हाथी भी निर्यात किए गए होंगे। अब देखिए, इतने बड़े बड़े जीव पशु समुद्री मार्ग द्वारा इनको भेजा गया होगा। अब उस समय की देखिए क्या टेक्नोलॉजी, कैसे जहाज रहे होंगे विशाल बड़े बड़े, ये अपने आप में महत्वपूर्ण था। आगे बात करते हैं हड़प्पा कालीन जो अभिलेख की बात हो गई। मोहरों की बात करें तो मोहरों में कार्लेनियन मनके और मोहरे जो है हड़प्पा कालीन नगरों से वहां पहुंचाए गए थे। तो किश, लगश, निप्पुर और उर जैसे मेसोपोटामिया नगरों से इनकी प्राप्ति होती है हड़प्पा कालीन मोहरों की। इसके बाद जाने की हड़प्पा के व्यापारियों को मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए जो प्रमुख बंदरगाह था वो उर था। मेसोपोटामिया में शंख निर्मित वस्तुएं भी यहीं से प्राप्त होती हैं, यानी उर से प्राप्त होती हैं। यहीं के एक शाही कब्र में भी कुछ मनके वगैरह मिले हुए हैं। तो हड़प्पई व्यापारियों द्वारा मनके वहां पहुंचाए गए और उन मनकों की प्राप्ति स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है, जैसा कि हमने अभिलेखों के संदर्भ में कहा। मोहरे भी इसको पुष्ट करती हैं व्यापारिक संबंध को। हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध था। उस समय जो शासन काल था वो सारगन वहां का शासक था, उसके समय में घनिष्ठ संबंध प्रमाणित होता है। उसके अभिलेखों में इस तरह की चर्चाएं की गई हैं। हड़प्पा सभ्यता को सुमेरिया सभ्यता का एक उपनिवेश माना था मॉर्टिमर व्हीलर ने। देखिए, ये जो व्यापारिक संबंध इतना ज्यादा प्रमाणित होने लगा तो एक समय ऐसा आया कि मॉर्टिमर व्हीलर ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मेन रूप से सुमेरिया सभ्यता के लोगों द्वारा ही बसाया गया एक उपनिवेश है, और इस तरीके से कॉलोनी के रूप में सुमेरिया के लोगों ने स्टेबल किया था। लेकिन इस तरह का मत मॉर्टिमर व्हीलर का नहीं मान्य है। मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध को ही हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का कारण माना सीरीन रत्नागर ने। ये अभी इनका काफी चर्चा में भी था और इन्होंने इस तरीके से शोध करके बतलाने का प्रयास भी किया था। साथ ही साथ न केवल उद्भव बल्कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण भी इन्होंने व्यापारिक गतिरोध को बतलाया। और इसमें भी ये प्रमुखता इन्होंने दी है लाजवर्द को, कि लाजवर्द का व्यापार होता था और वही व्यापार जब रुक गया यानी गतिरोध उसमें आया तो हड़प्पा सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो गई। आगे बढ़े तो अफगानिस्तान के साथ व्यापार का प्रमाण शुर्तगई से मिला हुआ है। जैसा अभी हमने कहा, शुर्तगई व्यापारिक चौकी के रूप में था अफगानिस्तान में, और जो लार्जावर्द था उसको प्राप्त करने में इसकी भूमिका थी। बदख्शां से ये करीब में था। शुर्तगई पूरा स्थल जो है वो ऑक्सस और कुक्चा नदी के संगम तट पर है। यहाँ उत्खनन का कार्य याद रखिएगा, शुर्तगई का उत्खनन फ्रैंक पर्ट और दुप्री ने कराया था। देखिए यहाँ मेंशन तो नहीं है, बट आप कहीं राइट डाउन कर लें इसको, नेम उत्खनन करता फ्रैंक पर्ट और दुप्री। ड्राई फार्मिंग का प्रमाण उपलब्ध हुआ है शुर्तगई से ही। देखिए अभी आपको जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है कालीबंगा से, लेकिन शुर्तगई से भी जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है और फ्लैक्स के बीजों से
भरा हुआ खेत है, जैसे वहाँ कालीबंगा के संदर्भ में आप देखते हैं चना और सरसों एक साथ बोया गया था। यहाँ पर फ्लैक्स का मतलब पटुआ होता है। पटुआ शायद जो गांव के लोग हों जानते हों, वो रेशे का होता है और रस्सी बनाई जाती है। तो उस तरीके से यहाँ पे एक जुते हुए खेत का प्रमाण। तो देखिए यूजीसी नेट के संदर्भ की बात आपको बताएं, कभी कभी परीक्षाओं में जैसे दो पूरा स्थलों को दे देता है तो पूछ सकता है कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला हुआ है। तो कालीबंगा तो आपको याद रहेगा, शुर्तगई याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मिस्र के साथ हड़प्पाकालीन व्यापार का अनुमान लोथल से लगाया जाता है। मिस्र के साथ हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध एसा राव महोदय ने माना। हालांकि ये अनुमानित है, स्पष्ट रूप से जैसे मेसोपोटामिया आदि के संदर्भ में है, मिस्र के संदर्भ में नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं लोथल से मिली जो इस बात को स्वीकार करती हैं कि मिस्र से संबंध रहा हो, जिसमें मिट्टी की ममी का मॉडल लोथल से मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त फारस की मुहर का परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, फारस की मुहर कहाँ से मिली। तो गोरिल्ला की मृण मूर्ति भी प्राप्त हुई है लोथल से। ये सारे जो प्रमाण हैं वो मिस्र के साथ हड़प्पा का व्यापार एक प्रकार से प्रमाणित करते हैं। फारस की खाड़ी में हड़प्पा सभ्यता की मुहरें और कार्लेनियन मनके प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हम्माद, हज्जार और रसाल काला से। ये तीन ऐसे पुरा स्थल हैं फारस की खाड़ी में जहां पर हड़प्पाकालीन मोहरें और कार्लेनियन मनके प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको बतलाते चलें कि हड़प्पा सभ्यता जैसी जो ग्रिड योजना है, सड़कें जो है समकोण पर काटती हैं और पूरा नगर जो है ग्रिड पैटर्न पर विभाजित हो जाता है। ऐसे योजना पर आधारित नगर नियोजन मिलता कहाँ से है? रसाल काला से। याद रखिएगा, रसाल काला एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा ही ग्रिड पैटर्न वहाँ के नगरों में मिलता है। अब आगे बढ़ें, बात करें अब आयातित वस्तुओं की। तो आयात निर्यात जानते हैं, व्यापार का जो है होगा तो वस्तुएं लेन देन में होंगी। तो सोना मंगाया जाता था कोलार की खान से, चांदी तोसम ईरान और अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी की खान से, मेनली तो बलूचिस्तान और ओमान से। लेकिन उपिंदर सिंह मानती हैं कि जब हमारे यहाँ ही तांबा था तो विदेशों से मंगाने की उसकी आवश्यकता जैसी या अनिवार्यता जैसी चीज नहीं थी। हालांकि ओमान और बलूचिस्तान भी तांबे के स्रोत थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सीसा मंगाया जाता था अजमेर, राजस्थान में ही है। इसके अलावा बाहर से भी मंगाया जाता था, ईरान और अफगानिस्तान से। फ्लिंट, चर्ट और चकमक पत्थर, इनका प्रयोग मनके वगैरह में बाट बनाने में होता था। ये रोहड़ी और सुक्कुर की खान पाकिस्तान में स्थित है, वहां से मंगाया जाता था। लाजवर्द काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। बदख्शां अफगानिस्तान में, यहाँ से मंगाया जाता था। फिरोजा खुरासान अफगानिस्तान और शुर्तगई यहाँ से मंगाया जाता था। शंख या सीपी सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों से मंगाया जाता था। सेलखड़ी जो है राजस्थान, गुजरात तथा बलूचिस्तान से। तो इस प्रकार आप ये तो आपको किसी भी किताबों में मिल जाएगा, इनको याद रखने की जरूरत है। अगर आप याद रखेंगे तो एक दो प्रश्न बनते भी हैं। मेनली तो लाजवर्द का प्रश्न अक्सर आता रहता है। तो ये अभी आपने जो देखा वो आयातित वस्तुएं थी और इनका केंद्र कहाँ था वो हमने आपको समझा दिया, बतला दिया। तो अभी तक आपने जितना कुछ देखा वो हड़प्पा कालीन व्यापार वाणिज्य को दिखलाता है और उससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य में भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना थी, प्रयास था कि सबको एक साथ रख दिया जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले दो तथ्य आपको बतलाने आवश्यक हैं। पहला तो ये कि हड़प्पा काल में व्यापार विनिमय का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय था। मुद्राओं के प्रचलन के पहले वस्तुओं के लेन देन से ही समस्त आर्थिक क्रियाएं की जाती थी। तो जहां वस्तु विनिमय है, जाहिर सी बात है वहां सिक्के नहीं है। तो हड़प्पा काल में क्या नहीं मिलते? सिक्के नहीं मिलते। और इसको दूसरे तरीके से पूछा जाए तो हड़प्पा काल की जानकारी के स्रोत नहीं है। तो कौन से स्रोत नहीं है? सिक्के। सिक्के उस काल में प्रचलित नहीं थे, अतः उस काल की जानकारी हमें सिक्कों से नहीं मिल पाती है। ये दो तथ्य आप याद रखेंगे क्योंकि संपूर्ण आर्थिक गतिविधि वर्तमान समय में इन मुद्राओं पर ही आधारित है।
जो हड़प्पा काल में नहीं दिखलाई पड़ती। तो बहुत जल्द आप सभी के सामने 13वें भाग के साथ उपस्थित होते हैं, जो आधारित होगा हड़प्पाकालीन राजनीतिक सामाजिक जीवन पर। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।